हेलो दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में विराम चिन्ह। तो आज हम विराम चिन्ह का परिचय जानेंगे और हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह हैं उन्हें विस्तृत रूप से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए विशेष प्रकार के चिन्हों का जो उपयोग किया जाता है उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी विराम का अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। हिंदी में प्रचलित जो प्रमुख विराम चिन्ह हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह जो है इस प्रकार होता है। अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह ये तो आप सब पहचानते ही होंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और आगे योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, हंस पद और रेखांकन, लाघव चिन्ह और लोभ चिन्ह। तो कुल मिलाकर यह हिंदी के 13 विराम चिन्ह है। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तृत रूप से देखेंगे। सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। इस चिन्ह का प्रयोग जो है प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं उन्हें छोड़कर जितने भी प्रकार के वाक्य होते हैं उन सभी के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है जैसे राम स्कूल से आ रहा है तो इसके अंत में पूर्ण विराम लगा है। गीता नृत्य कर रही है तो इसके भी अंत में पूर्ण विराम लगा है। तो जहाँ पर भी आपको वाक्य पूरा हुआ दिखाई दे उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लग जाता है। अगला है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम जो है इस प्रकार का होता है। इसकी परिभाषा है जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा जो है कम देर और जो अल्प विराम है उसकी अपेक्षा अधिक देर तक रुका जाए वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे है MA, BEd, MA, PhD, तो यहाँ पे अर्धविराम लगा है। तो जहाँ पर जो है अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुका जाए वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग होता है। उदाहरण है जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यहाँ पे अर्धविराम लगा है। किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है अल्पविराम। जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में कम देर तक रुकना हो वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। यानी अर्धविराम में थोड़ा अधिक देर तक रुका जाता है और अल्पविराम में उससे भी कम देर तक रुका जाता है। जैसे हाँ लिख सकता हूँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बस हो गया रहने भी दो, नहीं यह काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अल्पविराम लगा है। तो ऐसे वाक्यों में अल्पविराम का प्रयोग होता है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और इसलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तुम क्यों नहीं आई, तो यहाँ भी प्रश्न है, तो इसलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का चिन्ह इस प्रकार होता है। इसकी परिभाषा है, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ पे विस्मय हो, आश्चर्य हो, हर्ष हो, घृणा हो आदि का भाव आपको दिखाई दे, वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उदाहरण जैसे वाह, आप यहाँ कैसे पधारे, तो यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसे कहेंगे, किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे कोई वाक्य हो या शब्द हो, उसको सेम टू सेम वैसा ही प्रयोग करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कोई कहावत हो गया, लोकोक्ति हो गई, मुहावरा हो गया, या किसी के पद हो गए, तो वहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, तो ये तुलसीदास का कथन है, तो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इधर से डबल इन्वर्टेड कामा जिसे कहते हैं। उसके अलावा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम या लेखक का नाम, वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए इकारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इकारा उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कामा इस प्रकार होता है, डबल इस प्रकार का होता है। उदाहरण है जैसे तुलसी कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है, तो तुलसी कृत जो है यह एक पुस्तक का नाम है, इसलिए यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हुआ है, यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है इस टाइप का होता है। इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे जय, पराजय, लाभ, हानि, दो दो। तो यहाँ पे बीच में जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है यह योजक चिन्ह है। जैसे राष्ट्रभक्ति, धन दौलत, कपड़ा लत्ता, तो यह योजक चिन्ह जो है इस प्रकार के शब्दों के मध्य किया जाता है, यानी सामासिक पद जिसमें युग्म शब्द जो होते हैं उनके बीच में किया जाता है, तो ये वो योजक चिन्ह है। आगे है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो है योजक चिन्ह की तरह होता है, किंतु यह बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद किया जाता है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रमेश ने कहा, तुम कहाँ रहते हो मोहन, तो यहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह निर्देशक चिन्ह है। और मोहन ने उत्तर दिया, मैं नेहरू नगर में रहता हूँ, तो यहाँ भी निर्देशक चिन्ह है। गांधी जी ने कहा, हिंसा मत करो, तो यहाँ भी निर्देशक चिन्ह है। आगे है कोष्ठक। कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस शब्द को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे क्रिया के भेदों यानी सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण दीजिए। मतलब जो क्रिया के भेद होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो इसलिए इसे कोष्ठक में रखा गया है, क्योंकि यह क्रिया के भेद हैं, यह पृथक नहीं है, यह वाक्य का अंग है। यहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखेंगे हम।
आगे देखेंगे हंस पद। हंस पद किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। हंस पद जो है चिन्ह है इस टाइप का होता है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो यहाँ पे छूटा है जन्म से, तो इस तरह का हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके हम ऊपर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हंस पद। आगे है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य जो रेखांकन चिन्ह है इस प्रकार का होता है, यह किसी शब्द के नीचे लगाया जाता है। जैसे वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो गोदान है इसके नीचे जो अंडरलाइन किया जाता है उसे ही रेखांकन चिन्ह कहते हैं। आगे है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का जो लाघव चिन्ह है इस प्रकार होता है, जैसे कि अगर हम लिखेंगे कृपया पृष्ठ उलटिए, तो हम इसे शॉर्ट में करके लिख सकते हैं कृपया पृष्ठ उलटिए। तो जो यहाँ पे लगा है यह लाघव चिन्ह है। उसके बाद है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जो है डॉट डॉट जो होता है उसे ही लोप चिन्ह कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब वाक्य अनुच्छेद में कोई अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने कहा, जैसे परीक्षा की घड़ी आ गई है, डॉट डॉट है, उसके आगे गांधी जी ने और भी कुछ कहा होगा। और जो अंतिम वाक्य है, हम करेंगे या मरेंगे, तो यह इस प्रकार हम लिख करके दिखा सकते हैं। ऐसे वाक्यों में लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा विराम चिन्ह का परिचय और विराम चिन्ह को विस्तृत रूप में देखा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे सभी का।